हजारों इन्वेस्टर अब बंधन स्मॉल कैप नहीं, इन 3 स्मॉल कैप फंड में भर भर के पैसा डाल रहे हैं। तो आखिर वो कौन से 3 फंड है जिसमें इन्वेस्टर उरेल उरेल के पैसा डाल रहे हैं, और इस लिस्ट में कहीं आपका फंड तो नहीं है? चलिए सीधे डेटा देखते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहला फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसमें 777 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 महीने में आया है। और यूएम साइज की बात करें तो आप देख सकते हो 78,407 करोड़ का इसका यूएम साइज हो चुका है। दूसरे फंड की बात करूं तो आप देख सकते हैं इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है, जिसमें 696 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 महीने में आया है, और इसका यूएम साइज 13,384 करोड़ का हो चुका है। तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड है, जिसमें 468 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 महीने में आया है, और इसका यूएम साइज आप देख सकते हो 2,476 करोड़ का हो चुका है। चौथे नंबर पर आप देख सकते हो बंधन स्मॉल कैप फंड है, जिसमें 395 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 महीने में आया है, और इसका यूएम साइज 28,466 करोड़ हो चुका है। पांचवें नंबर पर एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, जिसमें यहाँ पर 378 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 महीने में आया हुआ है, और इसका यूएम साइज आप देख सकते हो 40,416 करोड़ हो चुका है। अब इस डेटा में चौंकाने वाली बात यह है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड तो पुराने फंड है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड हिस्टोरिकल डेटा देख के इन्वेस्टर इस फंड में पैसा डाले, ये तो सही डिसीजन है। लेकिन इस डेटा में आप देख सकते हो कि ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड जो नया फंड है, इस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टर बंधन स्मॉल कैप फंड से भी ज़्यादा पैसा आखिर क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड अभी आप देख सकते हो इस ग्राफ में कि इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है, और बंधन स्मॉल कैप फंड का ग्राफ काफ़ी नीचे छूट गया है। अगर मैं यहाँ पर रिटर्न की बात करूँ तो आप देख सकते हो 3 महीने में 21.50% का रिटर्न ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड ने दिया है 3 महीने में, और 6 महीने में 25.40% का रिटर्न ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड ने दिया है, और 1 साल में तो 25% का तगड़ा रिटर्न बना के ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड ने दिया है। और इसी स्मॉल कैप फंड को देखते हुए इस नए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टर उरेल उरेल के पैसा डाल रहे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हो, अगर मैं इस फंड की बात करूं तो 1 साल में यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड ने 6.7% का रिटर्न दिया है, जबकि ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड ने 1 साल में 25.2% का रिटर्न दिया है, और यही ज़्यादा रिटर्न देखकर इन्वेस्टर ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड में उरेल के पैसा डाल रहे हैं। अब देखो, ये नया स्मॉल कैप फंड है, ये फंड 2024 में लॉन्च हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर 2024 में लॉन्च हुआ है। अभी सिर्फ इस फंड का 1 से 1.5 साल ही हो रहा है, और तगड़ा रिटर्न देने के चलते इस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टर आंख बंद करके उरेल के पैसा डाल रहे हैं, जो कि एक सही डिसीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 2024 में, यहाँ पर 2023 में, 24 में बंधन स्मॉल कैप फंड ने तगड़ा रिटर्न दिया। आज से 3 साल पहले, 3 साल पहले का बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न देखोगे तो लगभग 28 से 29% का है, और उस समय बंधन स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टर उरेल के पैसा डालते थे, और सिर्फ 1 ही साल में बंधन स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज डबल हो चुका था। और अब पिछले 1 साल 1.5 साल से बंधन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस कमज़ोर देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आपको डेटा में दिखाया कि बंधन स्मॉल कैप फंड ने 1 साल में 6.7% का रिटर्न दिया है, जबकि ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड ने 1 साल में 25% का रिटर्न दिया है, और यही 25% का रिटर्न देखकर और इन्वेस्टर लालच में आके आंख बंद करके ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड में उरेल के पैसा डाल रहे हैं, जो कि ये सही डिसीजन नहीं है। अगर मैं दूसरे स्मॉल कैप फंड की बात करूं
तो यहाँ पर इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्टर उड़ेल के पैसा डाल रहे हैं और ये फंड भी बंधन से तगड़ा रिटर्न दे रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक साल में बंधन स्मॉल कैप फंड ने 6.7% का रिटर्न दिया है, जबकि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 11.3% का रिटर्न दिया है। 3 साल में आप देख सकते हो बंधन आगे है और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड भी 24.5% का रिटर्न दिया है। 5 साल में आप देख सकते हो यहाँ पर 20.7% का रिटर्न बंधन स्मॉल कैप फंड ने दिया है और 20.8% का रिटर्न इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने दिया है। तो एक साल में बंधन स्मॉल कैप फंड से तगड़ा रिटर्न बनाकर इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने दिया है और इसी रिटर्न को देखते हुए इन्वेस्टर इस फंड में भर भर के पैसा डाल रहे हैं। और इस डेटा से आपको क्या सीख मिलती है? इस डेटा से आपको यही सीख मिलनी चाहिए कि जो इन्वेस्टर यहाँ पर सही डिसीजन के, जो इन्वेस्टर यहाँ पर काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग बड़े इन्वेस्टर है, सही इन्वेस्टर है, वो आज भी पुराने स्मॉल कैप फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका सही डिसीजन है। लेकिन जो नए इन्वेस्टर है लालच में आके और वो नए स्मॉल कैप फंड में आंख बंद करके उड़ेल के पैसा डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लालच में ज़्यादा रिटर्न को देखकर और इन्वेस्टर पैसा डाल रहे हैं, जो कि एक सही डिसीजन नहीं है। जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा बन रहा है इन्वेस्टर वहीं पे पैसा सबसे ज़्यादा डाल रहे हैं। तो क्या ये सही डिसीजन है? आज मान लो कि ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड ज़्यादा रिटर्न दे रहा है और ज़्यादा रिटर्न देखकर इन्वेस्टर इसमें भर भर के पैसा डाल रहे हैं। आगे चल के अगर इसका परफॉर्मेंस खराब हो जाए तो फिर क्या करोगे? इसीलिए आपको यहाँ पर नए फंड्स को चुनाव करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप फंड का चुनाव करो तो वैसे फंड चुनो जो लंबे समय से कम 5 साल 7 साल 10 साल से उसका रोलिंग रिटर्न बेहतर देखने को मिले, लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स को रिटर्न के मामले में पछाड़ा हो। अब देखो, पुराने फंड चुनने से ये फ़ायदा होता है कि वो फंड बड़े बड़े क्राइसिस को देखकर, बड़े बड़े उतार चढ़ाव को झेलते हुए बेहतर रिटर्न दे रहा है, उसी को बेहतर माना जाता है। लेकिन इन्वेस्टर ज़्यादा रिटर्न देखकर लालच में आकर और इस नए स्मॉल कैप फंड में भी ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड में उड़ेल के पैसा डाल रहे हैं, जो कि ये एक सही डिसीजन नहीं है। वहीं पर चलिए, अगर मैं कुछ सवाल की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सवाल आया है कि भाई मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दो। बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप में 4000 और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 6000 और बंधन स्मॉल कैप फंड में 5000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 500 और एसबीआई में 500, लगभग 15 साल के लिए। तो देखिए, आपके पोर्टफोलियो में 4 स्मॉल कैप फंड है और यहाँ पर ओवरलैप होने का चांस ज़्यादा है, इसलिए आपको 4 स्मॉल कैप फंड ना रखकर सिर्फ 2 ही स्मॉल कैप फंड रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, 4 स्मॉल कैप रखे हो ओवरलैप ज़्यादा होगा और यहाँ पर सेमी स्टॉक में पैसा लग रहा है, जिससे आपको कोई एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो आप चाहो तो 2 स्मॉल कैप, एक निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और एक बंधन स्मॉल कैप फंड को आप रख सकते हो। और इस पोर्टफोलियो से पता चलता है कि आप यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया को तगड़ा रिटर्न देखकर अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हो, तो आप इसको तो रखोगे क्योंकि ये तगड़ा रिटर्न दे रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 महीने में 20% का रिटर्न बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ने दिया है, 6 महीने में 29% का रिटर्न, 1 साल में 16% का रिटर्न, 2 साल में 9.5% का रिटर्न और 3 साल में 23%, 5 साल में 20% और 7 साल में तो 29% का जबरदस्त रिटर्न बना कर दिया है। तो आप इस तगड़ा रिटर्न को देखकर और इस फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में रखे हो, तभी तो इस फंड में सबसे ज़्यादा पैसा डाल रहे हो। तो चलो, आप 3 स्मॉल कैप फंड ले लो, एक निप्पॉन, एक यहाँ पर बंधन और एक बैंक ऑफ इंडिया। बाकी के जो 2 फंड है एसबीआई में आप एसआईपी बंद कर दो और अपने पोर्टफोलियो से फ्लेक्सी कैप फंड में भी एसआईपी बंद कर दो और एक बेस्ट मिड कैप चुनकर आप वहाँ पर एसआईपी शुरू कर दो। और एक और गलती है कि आप यहाँ पर हर फंड में बराबर पैसा डालो। यहाँ पर 4 फंड हुआ, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप,
बंधन स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप और एक मिड कैप फंड रख के और 4-4 हज़ार की SIP करो, टोटल 16 हज़ार का आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और इसी फंड के साथ आप कंटिन्यू करो, 15 साल में आप अच्छा खासा वेल्थ बना पाओगे। चलिए दूसरा जो सवाल है वो आप देख सकते हैं कि इडलवाइज मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड रिव्यू करना है सर, बेस्ट मिड कैप फंड पे वीडियो बनाइए। तो देखिए, अगर मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करूं तो लंबे समय से बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन मार्च 2026 में ये फंड ऑल टाइम हाई से 32% तक गिर गया था। अब गिरावट के चलते आप इस फंड को खराब नहीं कर सकते हो। अगर मैं इन दोनों फंड का रिटर्न की कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं एक साल में मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ने -2.5% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि इडलवाइज मिड कैप फंड ने 7% का रिटर्न दिया है। 3 साल में आप देख सकते हो 20.1% का रिटर्न मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने दिया है और इडलवाइज मिड कैप फंड ने 24% का रिटर्न दिया है। 5 साल में 23.4% का रिटर्न मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने दिया है और 19.8% का रिटर्न इडलवाइज मिड कैप फंड ने दिया है। तो ये दोनों के दोनों मिड कैप फंड बेस्ट है। अगर आपका SIP चल रहा है तो आप कंटिन्यू कीजिए, अगर आप लमसम करके रखे हैं तो इन्वेस्टेड रहिए। अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हैं और ज़्यादा रिस्क के साथ लेना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बेस्ट है, और थोड़ा कम रिस्क के साथ जाना चाहते हो तो इडलवाइज मिड कैप फंड बेस्ट है। आप इन दोनों में से किसी एक फंड को चुनकर और आप चाहो तो SIP शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। याद रहे कि मिड कैप कैटेगरी के फंड है तो रिस्क ज़्यादा है, गिरावट पे ज़्यादा गिरेंगे, तेजी पे ज़्यादा चढ़ेंगे। कम से कम आप 7 साल के लिए SIP करना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर आपको किसी एक फंड में SIP शुरू कर देनी चाहिए। चलिए अगला जो सवाल है वो आप देख सकते हैं कि बेस्ट मिड कैप फंड, यहाँ पर सभी मिड एंड स्मॉल कैप फंड चुनने का फॉर्मूला कौन सा है। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट मिड कैप और बेस्ट स्मॉल कैप फंड चुनने का सही तरीका क्या है तो आप समझ लो। सबसे पहले आप अपने आप से डिसाइड करो कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, और मान लो कि 10 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो आप बेस्ट फंड नहीं बेस्ट कैटेगरी चुनो। क्यों? क्योंकि देखो, एक ही फंड हमेशा बेस्ट फंड नहीं रहता है, हर साल बेस्ट फंड चेंज होते रहता है। तो अगर आप बेस्ट फंड के पीछे भागोगे तो आप यहाँ पर आपको हर 1.5 से 2 साल पर फंड को चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए आप बेस्ट फंड नहीं बेस्ट कैटेगरी चुनो। अगर 10 साल के लिए स्मॉल कैप कैटेगरी चुनते हो तो सही डिसीजन है, 7 साल के लिए मिड कैप सही रहेगा और 5 से 6 साल के लिए मल्टी कैप कैटेगरी का फंड बेस्ट रहेंगे। अब अगर मान लो कि 10 साल का गोल है और बेस्ट स्मॉल कैप फंड या 7 साल के लिए बेस्ट मिड कैप फंड चुनना है तो कैसे चुनोगे? देखो, आप स्मॉल कैप कैटेगरी के सबसे पुराने फंड उठाओ और पुराने फंड उठाकर उसका ट्रैक रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल डेटा देखो कि यहाँ पर उसका एनुलाइज रिटर्न नहीं रोलिंग रिटर्न देखो कि वो फंड कैसा रिटर्न बनाकर दे रहा है, लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर लगातार बीट कर पा रहा है तो वो फंड बेहतर होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो उसका अल्फा देखो, जितना ज़्यादा होगा उस फंड का अल्फा उतना ही अच्छा माना जाएगा। क्योंकि देखो, यहाँ पर अल्फा ये बताता है कि मैनेजर ने मार्केट में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न बनाकर दिए हैं। उस फंड का सर्प रेशियो देखो, सर्प रेशियो ये बताता है कि फंड रिस्क के मुकाबले कितना बेहतर रिटर्न बनाकर दिया है। यही नहीं, उस फंड का आप यूएम साइज देखो, कम से कम 500 करोड़ से ऊपर का यूएम साइज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेस बरियार रहेगा ना तो आपको फंड भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, बड़े बड़े क्राइसिस, बड़े बड़े उतार चढ़ाव में वो झेल पाएगा। और जब भी चुने तो डायरेक्ट प्लान चुने और एक्सपेंस इशू पर भी ध्यान दे कि अगर कोई फंड मैनेजर यहाँ पर ज़्यादा खर्चा ले रहे हैं, जैसे अभी ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो आप देखोगे तो 1% से ज़्यादा है, फिर भी इन्वेस्टर उस स्मॉल कैप फंड में उड़ेल के पैसा डाल रहे हैं। जबकि नया फंड है,
खर्चा भी ज़्यादा ले रहा है, लेकिन इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न के पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसे अगर आप फंड का चुनाव करके और इन्वेस्टमेंट करोगे, जैसे अभी स्मॉल कैप कैटेगरी की मैं बात करूं तो स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे नंबर 1 फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए। क्यों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बेस्ट है? क्योंकि लंबे समय से शानदार परफॉर्मेंस करके बेहतर रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है और फंड मैनेजर को भी यहाँ पर काफ़ी अपने आप को प्रूव किए हैं। जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न बना कर दिए हैं और ये फंड अपने कैटेगरी का नंबर 1 बना हुआ है। तो ऐसे ही फंड अगर स्मॉल कैप फंड कैटेगरी का बेस्ट चुनना है तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो सकता है। मिड कैप कैटेगरी का फंड बेस्ट चुनना है तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बेस्ट हो सकता है। अब देखो, ये बेस्ट फंड भी अगर चुनकर आप SIP करते हो और SIP करने के बाद इस फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, 1 साल 2 साल आपको रिटर्न नहीं बना के देता है, फिर भी आपको SIP कंटिन्यू रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, हर एक फंड का बुरा समय आता है, चाहे कोई भी फंड हो उसको गिरावट के फेज से गुजरना ही है और उसका बुरा समय आएगा तो वहाँ पर उसका परफॉर्मेंस कमज़ोर दिखेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फंड खराब हो गया, फिर भी आपको SIP कंटिन्यू रखनी चाहिए, ये सोच के कि उस फंड का NAV आपको सस्ता में मिल रहा है और सस्ते NAV में आप यूनिट ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हो और वही फंड जब गिरावट का फेज ख़त्म होगा तो वही फंड आपको लंबे समय में बेहतर रिटर्न बना कर देगा। तो फाइनली इस वीडियो से आपको क्या सीख मिला कि बेस्ट फंड के पीछे नहीं, बेस्ट कैटेगरी चुनो। बेस्ट कैटेगरी चुनकर और आप वहां पर फंड सिलेक्शन करके और तब तक इन्वेस्टमेंट करो उस फंड में जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। अगर आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पहला 1 करोड़ बनाने के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास भी शेयर कर दीजिए।